मेरे सुबह वाले व्यू को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत कमेंट आ भी रहे थे कि शाम का भी व्यू जो है वो शेयर करना। तो शाम का व्यू भी बहुत चहल पहल वाला बहुत अच्छा होता है। अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे के आसपास का, और ये पेड़ों के बीच में से स्विमिंग पूल है, तो जिनको स्विमिंग आती है वो अपना स्विमिंग करने चले जाते हैं। जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पार्क में जो है बच्चों को खिलाने के लिए ले आते हैं। पार्क के उस तरफ 3-4 बेंचेस इकट्ठी लगी हुई हैं, यहाँ पे आंटियाँ बैठी रहती हैं अपना बीजना लेके। तो बहुत चहल पहल जो है इस टाइम पे रहती है और बहुत मन लगता है बालकनी में बैठने में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज का ब्लॉग जो है वो इवनिंग रूटीन से शुरू हो रहा है। कुछ बहनें चाह रही थी कि मैं इवनिंग व्यू के साथ अपना इवनिंग रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सुबह से ये दूसरा जो है बैच था मेरी मशीन का, जो मैंने सुखाया है। सुबह एक बार धो के, और दिन में धूप बहुत अच्छी आ जाती है। सुबह सुबह एक्चुअली इस बालकनी में आती है तो 11-12 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं। उसके बाद जो है मैं दूसरे बैच के कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि सिर्फ यही एक रस्सी जो है ये बंधी हुई है। मुझे दूसरी वाली बालकनी में रस्सी बांधनी है, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है। वो वाली बालकनी इससे थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा है, तो उस पर फ़िलहाल जो है मैंने स्टैंड रखा हुआ है, तो स्टैंड पे कुछ कपड़े डाल देती हूँ। बट स्टैंड पे और रस्सियों पे पूरा नहीं पड़ता है, तो 2-3 बैच में मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। सो यहाँ पे जो है जो कुछ थोड़े बहुत कपड़े गीले हैं, अभी टाइम 5:30 बजे का हुआ है, तो और आधा पौना घंटा जो है 6:15 6:15 तक मैं कपड़ों को बाहर छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है अगर सूख गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अंदर फैला दूँगी। और जो कपड़े सूखे हुए हैं उनको फ़िलहाल उतार के, और साथ साथ ही जो प्रेस के रहेंगे उनको प्रेस में बांध दूँगी। जो कबर्ड्स में रखने के रहेंगे वो मैं कबर्ड्स में रख दूँगी। अच्छा, अमनदीप अटवाल जी का मुझे कमेंट आया था कि जब मेरे हाथ में दिक्कत हुई थी, मतलब टेंडरनाइटिस का इशू मुझे चल रहा था, या हम उसको बहुत सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि शोल्डर फ्रोज़न हो जाता है, जिसमें हाथ की मूवमेंट जो है वो हमारी बंद हो जाती है, या हाथ की मूवमेंट नहीं हो पाती है। और वो वाला जो चीज़ रहती है ना टेंडरनाइटिस वाली, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और वो जो उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है वही उसके पेन को समझ सकता है। नॉर्मली बोलना कि हाथ में दर्द हो रहा है और उस वाले हाथ के दर्द को झेलना ना भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई है कंधे में और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको जब दर्द हुआ था तो आपने क्या किया था। तो जी इसमें अगर आपको अंदर स्वेलिंग है तो आप बर्फ़ जमा लो। छोटे छोटे वो पेपर के जो डिस्पोजेबल कप आते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं, पेपर वाले जो डिस्पोजेबल कप आते हैं सबसे छोटे साइज़ के, आप फ्रीज़र में बर्फ़ जमा दो। डेली अपना एक बर्फ़ का ग्लास निकालो, क्योंकि नॉर्मल जब हम बर्फ़ जमाते हैं ना तो वो हाथ में पकड़ने में या पन्नी में या कपड़े में पकड़ने में स्लिप होती है। कप में जो जमती है उससे प्रॉपर आइसिंग हो जाती है। और ये मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे आइडिया दिया था। वो लोग इसी तरीके से अपने फ्रीज़र में रखते थे जब मैं फिजियोथेरेपी कराने जाती थी। दूसरा, अगर आप फिजियोथेरेपी ले सकते हो तो आप फिजियोथेरेपी ले लो, बट मैं ये बोलूँगी कि फिजियोथेरेपी जो मैंने सबसे पहली बार कराई थी ना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उससे जो है मेरी मसल्स और ज़्यादा टियर हो गई थी और ज़्यादा फट गई थी, तो मेरे हाथ का दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। आप कोशिश करो, आइसिंग करो। जब आप आइसिंग करोगे 3-4 दिन, तो आपको आपके जो है हाथ के दर्द में फ़र्क दिखाई देगा। अगर आपके हाथ के दर्द में आराम होता है तो उसके बाद मैं जो है आपके साथ एक्सरसाइज वगैरह शेयर कर दूंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं व्लॉग्स में ही कर दूंगी, नहीं हुआ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के जो शोल्डर टेंडरनाइटिस का होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जिस भी बहन को ये इशू होता है, क्योंकि आजकल आप देखो 10 में से 8 लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती ही होती है, और अब मैंने ये देखा है कि ये जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो ये एक इशू बहुत सीरियस इशू है, जो अगर एक बार आपने स्टार्टिंग में ही इसको हील कर लिया ना तो आपकी हीलिंग हो जाती है। और अगर स्टार्टिंग में आपने मेरी तरह लापरवाही कर दी तो भाई फिर कम से कम 1.5 से 2 साल आपको ये चीज़ भुगतनी ही पड़ेगी। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है कि बीच में 1 साल हम लोगों ने रोटी मेकर से रोटी बना बना के खाई है। बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज़ फेस किए हैं। मेरे हस्बैंड और बेटा जो है दाल खिचड़ी मतलब चावल और ये सब नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने भी मजबूरी में खाया है। चीज़ें हमारी बॉडी में अगर कुछ भी ज़रा सा भी इशू होता है तो मेरा मानना ये है कि अपना स्टार्टिंग में ही भाई उसका जो है प्रोसेस वगैरह चालू कर दो। और डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन के लिए बोलेंगे, मैं आपको स्ट्रांगली मना करूँगी कि इंजेक्शंस बिल्कुल मत लेना। मुझे भी इंजेक्शन के लिए बोला था
और मैंने व्लॉग में ही शेयर किया था। बहुत सारी बहनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, किसी को गांठ हो गई थी, किसी को सर्जरी करा के पीछा छूटा था। देखो, जब तक आप इंजेक्शन नहीं लेते हो तब तक आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, और वो इंजेक्शन अगर एक बार लग गया तो आपको हर 3 से 4 महीने में वो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। बहुत कॉस्टली होता है, दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और 3 से 4 इंजेक्शन मैक्सिमम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 इंजेक्शंस ले सकते हो, 4 के बाद आप नहीं ले सकते हो। और हर 3 महीने के बाद जो आपको पहले दर्द है उससे डबल ट्रिपल दर्द बढ़ के वापस आएगा, तो आप वो टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे, तो आपको मजबूरी में इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको सर्जरी के साथ जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जिस बहन को भी ये टेंडरनाइटिस का इशू हो रहा है, कि आप लोग प्लीज़ इंजेक्शंस मत लेना, बाकी कुछ भी करो लेकिन इंजेक्शंस मत लेना। यहाँ पे जो है रात का मैंने थोड़ा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। आटा वगैरह लेके आए थे, इस बार 10 किलो मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया। तो मैं जो है पिछले 2-3 बार से मैं टंकी में आटा नहीं पलट रही हूँ, मैं एज़ इट इज़ पॉलीथीन्स रख देती हूँ, और मैंने 2 डब्बों में अलग अलग करके वो रख दिया था। अभी डायरेक्ट मैं मॉर्निंग में आप लोगों से मिल रही हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। रात को जो कपड़े गीले रह गए थे वो कुछ कपड़े जो है अंदर हम लोगों ने फैला दिए थे, तो वो मैंने साथ साथ फोल्ड कर लिए हैं। ये वाला मैट जो है ये पूजा में हम लोगों ने बिछाया था जब हवन हुआ था, तो इस पर सामग्री वगैरह गिरी हुई थी। वैसे तो साफ़ है बिल्कुल, लेकिन हमारा लाला आया था तो वो मन आ रहा था, तो वो हवन कुंड में सामग्री दे रहा था, मन आ रहा था न्यूज़पेपर पे दे रहा था, मन आ रहा था तो मैट पे ही दे रहा था। तो इस पर पूरे पे सामग्री और लड्डू वगैरह गिरे हुए थे, सो मैंने इसको धो दिया था, क्योंकि एज इट इज़ रखती तो पूरा कट जाता। और यहाँ अब जो है मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की डस्टिंग। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ हमारी हरियाणा की कहावत शेयर की थी कि आई तीज बखेर की बीज, आई होली भर लेगी झोली। तो हर्ष देवादवाल करके एक आईडी है, इन बहन ने अपने राजस्थान की कहावत जो है हमारे साथ शेयर की। बहुत प्यारी लगी मुझे ये लाइन, तीज त्यौहार ल्यावे ले डूबा गणगौर। तो जी देखो, बहुत अच्छा लगता है। और यूट्यूब ना, ये व्लॉग्स जो मैं बना रही हूँ ये एक ऐसा ज़रिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिचुअल्स का पता चलता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल्स का पता चलता है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रेसिपीज़ का पता चलता है, बातों का पता चलता है। अब जैसे इन्होंने अपने यहाँ की कहावत शेयर की, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे शब्द हैं। और भी किसी के यहाँ अगर कुछ और कहावत कही जाती है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग स्टेट्स से आप लोग मुझे देखते हो, और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत हिम्मत मिलती है मुझे कि नहीं यार, आप इतनी दूर दूर बैठ के और इतनी दूर दूर से आप मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हो, अपना इतना कीमती समय जो है आप लोग मुझे दे रहे हो मेरे व्लॉग्स देखने में। लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप लोग अभी फिर से चूक रहे हो। 4-5 दिन आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए, लेकिन अब आप फिर से कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो। अच्छा, पिंटू करके एक आईडी है, इन बहन का मुझे मैसेज कमेंट आया था कि नीट का एग्ज़ाम आया है, काउंसलिंग नीट का रिज़ल्ट आया है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करनी है। तो बहन मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लियो, वहाँ मैं अपना नंबर दे दूँगी, काउंसलर का नंबर दे दूँगी जिससे हमने खुशी की कराई थी, तो वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं पूरा डिटेलिंग जो भी रहेगा वो मैं फ़ोन पे तेरे को बता दूँगी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लियो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने और वीडियो के भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ मुझे मैसेज कर लेना। आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप लोग अपनी जो यूट्यूब पे आप जिस आईडी से मुझे कमेंट्स करते हो ना, उस आईडी को मेंशन करके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों के रिप्लाई करूँगी। और देखो, इंस्टाग्राम के डीएम पे भी मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, मतलब सिक्योरिटीज़ जो मेरी रहती हैं सेटिंग्स में जाके, तो वो मैंने ऑन की हुई हैं। हर किसी का कमेंट मेरे पास नहीं आता, मैं अप्रूव करूँगी तो मुझे कमेंट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ यूट्यूब वाला नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे ध्यान रहे कि हाँ, आप यूट्यूब से ही आए हैं, क्योंकि फ़ेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करती हूँ। मुझे लगेगा आप जान पहचान के हो तो ही मैं जो है इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करती हूँ। तो जी यहाँ मैंने सोफ़े वगैरह हटा के, क्योंकि जो है अप्रॉक्स हो गए हैं 12-14 दिन, तो
इनके पीछे भी थोड़ा बहुत देखो पीछे से खिड़कियाँ खुली रहती हैं, दिन में भी मैं गेट खोल देती हूँ तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आता ही है। बहुत ज़्यादा कूड़ा तो नहीं निकला है, बट हाँ थोड़ा बहुत कचरा हो गया था। और जैसा मैंने आपके साथ इस फ्लैट में जब हम आए स्टार्टिंग में ही शेयर किया था कि यहाँ लाल चींटियों का इशू है, तो मेरे दिमाग में वो भी होता है क्योंकि सोफ़े पे कई बार लाल चींटियाँ चलती हुई दिखाई देती हैं, तो इस वजह से मैंने हेल्पर आने से पहले ही सारा हटा के अच्छे से यहाँ से झाड़ू लगा दिया है। बाकी का जो रहेगा वो हेल्पर आके अपने आप कर लेगी। और हेल्पर जो है मैंने फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए लगाई है, बाकी काम मैं अपना खुद से ही कर रही हूँ। और बाकी काम के लिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है मैं नहीं लगाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सिलेंडर को लेके, चूल्हे को लेके, तो जी मैं सिलेंडर और चूल्हे का मैं बहुत बार जो है ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग पुराने लोग हैं वो भी बार बार सेम चीज़ पूछ रहे हैं, तो डेली मेरे लिए रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो नए लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो पूछते हैं तो देखो थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई क्यूरियोसिटी होती है, इंसान आपको टाइम दे रहा है, इंसान नया आपके साथ जुड़ रहा है। लेकिन एक कोई आईडी है वो आंटी करके मैसेज करते हैं, भाई वो दूसरे तीसरे दिन मुझसे सेम जो है क्वेश्चन पूछते हैं, आंटी आपका चूल्हा कहाँ गया, आंटी आपका चूल्हा। तो बेटा जी मैंने चूल्हे का बहुत बार बताया है कि मैंने ये वाला चूल्हा क्यों लगा रखा है। और सिलेंडर का कल मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या ये सिलेंडर आपका ऐसे ही रहेगा, तो उनको मैंने कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया था। बट ये सिलेंडर मेरा डेफिनेटली ऐसे ही नहीं रहेगा, मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। कल हम लोगों ने कॉल भी किया था तो उनका जो है रिप्लाई आया था कि उनका सर्वर डाउन चल रहा है और 3-4 दिन के बाद वो हमें बताएंगे कि क्या आगे जो है प्रोसेस कितना बड़ा है और कितना टाइम और लगेगा। तो जैसे ही मेरा गैस कनेक्शन आ जाएगा वैसे ही मेरा अपना खुद का पहले वाला चूल्हा था 4 बर्नर का, वो मैं कनेक्ट कर लूँगी क्योंकि वो पाइपलाइन वाला चूल्हा है, सिलेंडर पे नहीं चलेगा। सिलेंडर के लिए और पाइप के लिए दोनों के लिए चूल्हों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो गैस एक बारी इस पे सिलेंडर पे चल जाती है उसको आप पाइपलाइन पे कन्वर्ट कराना पड़ता है, उसमें कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं। और जो पाइपलाइन पे चल जाएगा वो चूल्हा सिलेंडर पे नहीं चलता है। सो होप कि आप लोगों को जो है ये जवाब मिला होगा जो बार बार पूछ रहे हैं कि चूल्हा कहाँ गया, चूल्हा कहाँ गया। सो ये रीज़न है मेरा नया वाला चूल्हा यूज़ करने का। तो कनेक्शन जैसे ही मेरा आ जाएगा मैं सिलेंडर जो है यहाँ से हटा दूँगी। आई नो कि ये बहुत अजीब भी लग रहा है, ख़राब भी लग रहा है, और साथ साथ ना मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इस कबर्ड से सामान निकालो तो उसको उधर खसकाओ, उस ड्रॉर से सामान निकालो तो उसको उधर खसकाओ। मैं पूरा दिन सिलेंडर खसकाने में ही लगी रहती हूँ। वैसे मैंने उसके नीचे जो है स्टैंड लगा रखा है, हस्बैंड जो है मेरे दूसरे या तीसरे दिन ही स्टैंड ले आए थे सिलेंडर का। लेकिन फिर भी ये यार ज़ोर तो पड़ता ही है उसको, बेशक सिलेंडर को स्टैंड से खींच रहे हैं बट ज़ोर तो पड़ता ही है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन आ जाए। पेमेंट की हुई है, अप्लाई किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अप्रॉक्स जो है अब आई थिंक 25 या 26 तारीख को पिछले महीने 25 तारीख को आई थिंक 25-26 को पिछले महीने जो है अप्लाई हुआ था, तो अप्रॉक्स महीना होने वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो अभी कितना टाइम और लगेगा। जैसे ही आएगा कनेक्शन वैसे ही मैं चूल्हा भी हटा दूँगी और सिलेंडर भी हटा दूँगी। तो जी यहाँ जो है मेरी पूरी ऑलमोस्ट ड्राइंग रूम की डस्टिंग हो गई है। और डीप क्लीनिंग को लेके कि हम अपने घर को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना रोज़ रोज़ की डीप क्लीनिंग किए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मेरे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने किचन के दोनों साइड के गेट खोल रखे थे, हवा पास हुई, और वो वाला गेट में पाटड़ी लगा रखी थी, इसमें भी पाटड़ी लगा रखी थी, उसकी पाटड़ी तो गेट के बीच में फंस गई। इसकी पाटड़ी का देखो क्या हाल हुआ है। इसके पाए सारे खिंड मिंड हो गए हैं और लेकिन बच गई, टूटी नहीं। तो जी मेरी पूजा पाठ हो गई है और आज मैंने लगभग 20 दिन के बाद पूरा टाइम दे के अपनी पूजा पाठ जो है की है, जितना मैं टाइम देती हूँ अपनी पूजा को। और बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। जब आप
रेगुलर पूजा करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, और बीच में अगर आपकी किसी कारण से पूजा छूट जाती है, देखो अगर पीरियड्स वगैरह आए हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है, बट उसके अलावा किसी भी रीज़न से अगर आपकी पूजा पाठ छूटती है तो उसके बाद बॉडी में एक हैवीनेस फील होने लग जाती है। जो लोग करते हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। कल से तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। कल मैं दिन में, आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 6 घंटे सोई हूँ। ऐसा हो रहा था बस सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। आज मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के अपनी पूजा करी है। सो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे भूख लग रही है, तो मैं अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी। और मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट शेक बना लेती हूँ। वैसे तो मैं दूध नहीं पीती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता है पैकेट वाला दूध। चाय बहुत मुश्किल से पी जाती है, और अब चाय पीने से भी ना गले में दिक्कत रहनी शुरू हो गई है।